जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। मांडुक्य उपनिषद का पारायण करेंगे। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोतीह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षतीह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्। संत ज्ञानेश्वर की जीवनी की एक कथा है कि उन्होंने भैंसे के पास वेद पाठ करवाया था। भैंसा यानी पाड़ो।
गौड़पाद जी की कृपा है कि आज वही भैंसासुरी आवाज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसके लिए क्षमा। और रिफ्लेक्शंस आर नॉट एज स्ट्रांग, तो कोई गलती भी हो जाए तो आगोतर माफी, एडवांस में क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। गत सत्र में गौड़पाद जी ने कहा था कि जैसे स्वप्न आने जाने वाला है, वैसा जागरूक स्थिति भी आने जाने वाली है। इसलिए जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे जागरूक स्थिति मिथ्या है। और उसके बाद कुछ 4 लॉजिक दिए गए थे कि जागरूक स्थिति जो है वह सत्य है और मात्र स्वप्न ही मिथ्या है। और वो जो 4 लॉजिक दिए गए थे, उसमें पहला था जागरूक स्थिति उपयोगी है इसलिए सत्य है। तो उसके बारे में फिर बताया गया कि प्रत्येक स्थिति में ही वो चीज उपयोगी है। जागरूक स्थिति में जो पानी है वो आपको, स्वप्न की स्थिति में आप यदि रेगिस्तान होंगे तो वो पानी कुछ उपयोगी नहीं है, एंड वाइस वर्सा। यानी उपयोगिता जो है वो इट इज नॉट अ क्राइटेरियन। दूसरी बात जो बताई थी, वो बाहर जो है वह सत्य है, यानी कि जागरूक जो है बाहर है, स्वप्न जो है वो भीतर है। इसलिए भीतर वाला मिथ्या है, बाहर वाला सत्य है। लेकिन जैसे स्वप्न में जागरूक स्थिति बाहर की है, वैसे जागरूक स्थिति में भी स्वप्न बाहर का है। स्वप्न में आप यूरोप की सैर करके आए तो जागरूक स्थिति में तो वो नहीं है। तीसरा जो लॉजिक दिया गया था, सातत्य, कंटिन्यूटी, कि भाई जागरूक स्थिति है वो कंटिन्यूअस है, सातत्य है उसका। स्वप्न का सातत्य नहीं, आता ही जाता है, टूट जाता है। लेकिन यहां भी लॉजिक उसका खंडन किया गया कि जो गलती हम कर रहे हैं वह जागरूक स्थिति में हम अपने आप को जागरूक मानते हैं, और स्वप्न को भी हम जागरूक अवस्था के साथ कंपेयर करते हुए आने जाने वाला है ऐसा कहते हैं हम। और चौथी जो लॉजिक दी गई थी, वो जो क्लैरिटी के साथ दिखता है, स्पष्टता से के साथ दिखता है, वह सत्य है। स्वप्न जो है वो तो धुंधला है, लेकिन स्वप्न में स्वप्न भी उतनी ही क्लैरिटी से दिखता है, और इसलिए इसको भी हम एज ए क्राइटेरिया ले नहीं सकते। तो हमने इस बात पर हमारे गत सत्र की चर्चा को विराम दिया था कि उपयोगिता, बाहरीपन, सातत्य, स्पष्टता, यह स्वप्न मिथ्या है और जागरूक स्थिति सत्य है, वो बताने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जो आने जाने वाला है वो मिथ्या है, और वो जो आने जाने वाला नहीं है वह सत्य है। इस लॉजिक को पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि जागृत और स्वप्न
दोनों स्थितियां आने जाने वाली हैं, इसलिए दोनों मिथ्या है, ऐसा गौड़पाद जी का प्रतिपादन है। ओके, अभी गौड़पाद जी थोड़े आगे बढ़ते हैं। दोनों जागृति और स्वप्न मिथ्या हैं, और पहले स्वप्न को लेते हैं जो मिथ्या है। मुझे मालूम है कि उसकी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह जो स्वप्न की मेरी दुनिया है उसका मैं ही प्रक्षेपण करता हूं, मैं ही उसको आधार देता हूं, और अनुभव भी उसका मैं ही करता हूं। बराबर, अपनी चेतना जो है वही उसको प्रोजेक्ट करती है, आधार भी देती है, अनुभव भी करती है। यानी इट इज प्रोजेक्टिंग इट, सपोर्टिंग इट, और यूटिलाइजिंग इट, एक्सपीरियंसिंग इट, अनुभव करना। तो इसको हम एक्रोनिम करेंगे, प्रोजेक्शन, सपोर्ट और यूटिलाइजेशन, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जल्दी से याद रह जाए इसलिए। सो स्वप्न हमारा PSU है, स्वप्न को हम प्रोजेक्ट करते हैं, वही मन से हम स्वप्न को सपोर्ट करते हैं, और वही मन से हम उस स्वप्न का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। सो PSU, बराबर। ये PSU टर्मिनोलॉजी को जरा अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़े। तो यदि हमने ऐसा प्रूव किया कि दोनों स्वप्न और जागृति आने जाने वाले हैं, इसलिए मिथ्या है, तो यदि स्वप्न में PSU है तो जागृति में भी PSU होना चाहिए। तो ये जागृत अवस्था का PSU कौन है? गौड़पाद जी कहते हैं कि जागृत अवस्था का PSU भी मैं ही हूं। जब भी मैं स्वप्न में हूं, मान लीजिए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यदि आप स्वप्न में बातचीत कर सकें और आपसे कोई कहे कि भाई ये तो आज तुमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तुम्हारी मान्यता है, तो स्वप्न में तो आप उसका स्वीकार नहीं करोगे। स्वप्न में तो आपको जो मैं देख रहा हूं सत्य ही है। इट इज नॉट द प्रोजेक्शन ऑफ माई माइंड, इट इज रियलिटी। तो जब भी आप जागृत अवस्था में आते हैं, जाग जाते हैं, स्वप्न से जब भी बाहर निकलते हैं, तभी आपको पता चलता है कि हाँ वो तो मेरा स्वप्न था, इट वॉज प्रोजेक्शन ऑफ माई माइंड। सो बेसिकली क्या है, स्वप्न में माइंड इज प्रोजेक्टिंग इट, माइंड इज सपोर्टिंग इट, माइंड इज यूटिलाइजिंग इट, PSU। जागरूक स्थिति में मैं इस जगत को प्रोजेक्शन मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता हूं, लेकिन गौड़पाद जी कहते हैं कि मैं ही उसका PSU हूं, और इसके लिए यानी स्वप्न में भी मैं ही PSU हूं, जागृति में भी मैं ही PSU हूं, और ये दोनों स्थिति में मेरी दो शक्ति का प्रयोग होता है। स्वप्न में मेरी निद्रा शक्ति मेरा PSU है, और जागृत अवस्था में माया शक्ति मेरा PSU है। यानी मैं चैतन्य जो सत्य है वह आने जाने वाला नहीं है, वह हमेशा अपनी जगह पर कायम है। और
जागृति का देश और काल जब तक है तब तक मैं वहां हूं। जैसे ही जागृति का देश और काल चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा। जैसे स्वप्न का देश काल है तब तक स्वप्न है, और जैसे ही स्वप्न का देश काल चला गया तो स्वप्न भी चला गया। तो स्वप्न जो है दैट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जागृति की समय अवधि थोड़ी लंबी है, तो स्वप्न मान लीजिए कि आपका 10 मिनट चलता है, जागृति 60 70 80 साल चलती है। द डिफरेंस इज ओनली टाइम फ्रेम। समयावधि का ही फर्क है। स्वप्न आपका 7 7 मिनट में खत्म हो गया और ये 70 साल चलता है। बेसिकल है तो वही आने जाने वाला ही है। तो जागृति की स्थिति अपने देश और काल में जागृत अवस्था में होता है, और वही जागृत का देश काल जैसे खत्म हो गया तो वो भी खत्म। तो वो देखने वाला मैं ही हूं, मैं ही पीएसयू हूं। ये सब प्रोजेक्शन मैं ही कर रहा हूं, वही चैतन्य प्रोजेक्ट कर रहा है। ये जागृति के देश काल को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाता। अब ये समय का तो हमने समझ लिया, बराबर। काल का तो हमने समझ लिया कि भाई 7 मिनट का स्वप्न और 70 साल का, या तो 8 मिनट का स्वप्न 80 साल का, या तो 10 मिनट का स्वप्न 100 साल की आयु, बराबर। तो ये काल काल तो हमने समझ लिया, टाइम फ्रेम तो समझ लिया, देश की क्या है। यमराजा एक बार भगवान विष्णु से मिलने गए। तो भगवान विष्णु का जो वैकुंठ का जो द्वार था, वह एक छोटा सा एक पक्षी बैठा था। अभी यमराज ने देखा उस पक्षी को, और उनके मुंह पर एक स्मित आया। अभी बाहर पार्किंग लॉट में यमराजा ने अपना भैंसा पार्क किया था। वैसे विष्णु जी का गरुड़ जी भी वहीं पार्क किया रहता है, पार्किंग लॉट में ही है। गरुड़ जी ने देखा कि यमराजान की दृष्टि इस पक्षी पर पड़ी है, और अभी उस एनवावी बनी, अभी वो गया। तो गरुड़ ने सोचा कि अल्टीमेटली अपनी बिरादरी का है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने सोचा कि भाई यमराजा गए हैं अंदर भगवान के पास, विष्णु जी के पास, तो कुछ आधा पौना घंटा तो उनका मशवरा वगैरह चलेगा, बातचीत। इतने में मैं इस पक्षी को किसी दूर लंबे एक इसमें रख के आता हूं। तो गरुड़ जी ने वो पक्षी को वहां से उठाया और एक दूर सुदूर एक पर्वत पे उसको जाकर छोड़ के आए, और आके अपनी जगह पर खड़े हो गए। यमराजा बाहर निकले तो अपना काम पटा के, और फिर अपना जो वाहन था भैंसा, उसके ऊपर सवार होने की बात कर रहे थे। गरुड़ जी ने थोड़ी शेखी करी कि यमराजा, वो छोटा पक्षी जो यहाँ था ना, जाते जाते आपने उसको देख के उसके सामने आप हंसे थे ना, मैंने आपकी बुरी नजर से उसको बचा लिया।
I have taken him to a safe place. यमराजा बोले कि मैं जब ये आया तब इस पक्षी को मैंने देखा तो मैंने सोचा उसकी मृत्यु उस पहाड़ पे लिखी हुई है और ये यहां बैठा है। इतना छोटा सा पक्षी उस पहाड़ पे कैसे जाएगा इतनी समय अवधि में? आधे घंटे में तो उसको मरना है वहां उस पहाड़ के ऊपर। तो वहां कैसे जाके मरेगा? तो मेरे मन में एक असमंजस था, इसलिए मैं मुस्कुराया और गरुड़ से कहा कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। That bird is destined to die on वहां उस पर्वत पे उसकी मृत्यु लिखी हुई है, यानी देश, जहां जिस जगह पर जो घटना घटनी है वो घटना वहीं घटती है। अपने कहें भाई उसका मौत यहां लिखा होगा तो वहां पहुंच गया वो। सो यह देश और काल यानी समय का जो परिमाण है वह स्वप्न और डे ड्रीमिंग में बी डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग माइट समटाइम्स कम ट्रू बट ड्रीम इन स्लीप मे नॉट कम ट्रू। हरि जी ने अभी अपना प्रतिशत लिखा है, अभी इसको हम समझ ले। चलिए, सिंस यू रेज दिस क्वेश्चन, स्वप्न जो है वह हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इट इज लाइक द प्लेइंग ऑफ द टेप रिकॉर्डर इन द प्ले मोड। जागरूक स्थिति में वही टेप रिकॉर्डर इज इन द रिकॉर्डिंग मोड। तो जागरूक अवस्था में आप जो भी कुछ करते हैं वही चीज स्वप्न में प्लेबैक होती है और इसलिए स्वप्न में जो आप देखते हैं वह सत्य नहीं होता है। लेकिन कभी कभी स्वप्न भी आते हैं वो जो सत्य होते हैं। चलिए, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलिए, आज थोड़ी कहानी की बात है। मेरा भी दिमाग थोड़ा शार्प नहीं चल रहा है तो आपको कहानी सुना। एनीवे, एक राजा का राज्य था। उसमें वो राजा की सवारी उसके एक पर्टिकुलर गेट से निकलने वाली थी उस दिन। और वहां का जो चौकीदार है उसने मंत्री से जाके कहा कि राजा जी की सवारी यहां से आज इस गेट से मत निकालो। तो मंत्री ने बोला ऐसा क्यों? बोला नहीं, मैं बोलता हूं न, मत निकालो वहां से, आप दूसरे गेट से निकालो। एंड ही लिटरली इंसिस्टेड। मंत्री ने बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, इस गेट से नहीं तो दूसरे गेट से निकालेंगे। तो राजा जी की सवारी दूसरे गेट से निकाली गई और जिस गेट से राजा जी की सवारी निकलने वाली थी जिस समय पर, दैट गेट हैड कोलैप्स्ड एट दैट टाइम। यानी कि राजा की मृत्यु हो सकती थी यदि उस गेट से सवारी निकलती थी। तो मंत्री ने उसको बुलाया, वो जो वॉचमैन था वहां का गेट का, संतरी, उसको बोला तू इतना इंसिस्ट करा, तुझे कैसे पता चला? बोला मुझे स्वप्न आया था और स्वप्न में मैंने देखा कि इस तरीके से यदि राजा यहां से जाएंगे तो गेट कोलैप्स होने वाला है, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि आप ऐसा मत करो। अभी यह क्वेश्चन आता है कि उस संतरी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
द नॉर्मल लॉजिक विल से कि उसको इनाम देना चाहिए, बराबर। लेकिन राजा ने उसको पनिशमेंट दिया। बोला ऐसा कैसा राजा, जिसकी जान बचाई उसी को पनिश कर रहे हैं। राजा ने बोला हाँ, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यानी उसकी नाइट ड्यूटी थी, रात को उसको जाके पहरा देना है। तभी वो सो गया तो उसको सपना आया ना। यानी ये फॉल्टर इन हिज ड्यूटी, वो अपने फर्ज में से चूक गया, फर्ज को चूक गया। हिज जॉब इज टू रिमेन अवेक। जागते हुए उसको पहरा देना है, सो के सपना नहीं देखना है। मेरा तो जो मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिलना ही था, होने वाला था। होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, बट ही शुड बी पनिश्ड, क्योंकि उसने अपनी फर्ज नहीं निभाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी स्वप्न भी सच होते हैं, हरि जी। और जागृति में डे ड्रीमिंग तो हम सब करते ही हैं। और हमारे खास करके मुझे इन लोगों का बहुत अचरज होता है, ये गोल सेटिंग वाले और मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो डे ड्रीमिंग करना हमको सिखाते हैं कि भाई आज से 10 साल के बाद मेरी ये पोजीशन होगी, और आप चेयर पे बैठे बैठे यू ड्रीम दैट यू आर इन दैट सिचुएशन, और आप वो पर्टिकुलर, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, एमडी हूँ, और ऐसा है वैसा है ये है वो है, एंड यू ड्रीम इट। डे ड्रीमिंग लिटरली वो सिखाते हैं हमको। उसमें से कितना सच आता है, कितना गलत होता है, वो तो पता नहीं है। ऐसा डे ड्रीमिंग मैंने भी किया था कि भाई ये यूनिट डालेंगे, तो ગુજરાતીમાં કહું છું કે એક વાર ચાલુ થઈ જાય આપણી ફેક્ટરી એટલે સોનાના નળિયા, અને અંતે થયું શું ખબર છે? 100 નાના નળિયા। जो वेंचर था वो एडवेंचर हो गया। तो डे ड्रीमिंग का भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। एनी अल्टीमेटली ड्रीम इज अ ड्रीम, वेदर यू ड्रीम ड्यूरिंग डे, वेदर यू ड्रीम ड्यूरिंग स्लीप, ड्रीम इज अ ड्रीम, वो मिथ्या ही है। सो देश काल स्वप्न की स्थिति में, अपने देश काल में वो स्वप्न अपने समय तक और अपने देश में वो सत्य है, दिखता है, भ्रांति होती है। तो जब भी आप सपना देख रहे हैं तो आप घूम रहे हैं यूरोप की सैर पर है या तो कुछ भी है, चलिए आपको सपना आ गया कि ये राम जी के मंदिर में जब भी हमारे प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तभी आप भी वहां मौजूद थे, ऐसा स्वप्न है, अच्छा है ना, आए तो उसमें कोई बुरा नहीं है। देख लिया आपने सपना, लेकिन वो सपना है, नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग अबाउट इट। और तभी तो आपको सत्य ही लगता है। जब भी सपनों में आप देख रहे हैं तभी तो आपको सत्य ही लगता है, लेकिन वो मिथ्या है। सो देश और काल दोनों, वेदर जागृत अवस्था या तो स्वप्न अवस्था, दोनों में ये दोनों स्थितियां मिथ्या है, क्योंकि अहम सत्यम प्रपंच मिथ्या। यानी ये गौड़पाद जी ने कहा है कि हम सत्यम प्रपंच मिथ्या। इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गौड़पाद जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जब तक मैं सत्य हूं ऐसा मुझे मालूम नहीं है, तब तक मिथ्या स्वप्न के जैसे दिखाई देगा। एज लॉन्ग एज आई डोंट नो द सत्यम, मिथ्या विल अपीयर एज सत्यम। सीधा हमारा रज्जु सर्प का एग्जाम्पल है कि जब तक सच पता नहीं है
तब तक आप रज्जु को सर्प मानते चलोगे। तो सत्य के बारे में जानकारी, या तो इग्नोरेंस ऑफ सत्य, मिथ्या को सत्य बनाकर दिखाता है, और ये सबसे बड़ी गलती है। इग्नोरेंस ऑफ सत्य कन्वर्ट्स मिथ्या इनटू सत्यम, एंड दैट्स अ बिग मिस्टेक। जब भी रज्जु को हम सर्प मानकर चलते हैं तो दैट क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि डर जाते हैं हम, पसीना छूट जाता है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से यह जागृत दुनिया भी, हालांकि मिथ्या है, उसको यदि हम सत्य मान ले तो जैसे रज्जु वाले सर्प जो मिथ्या है उसको हमने सत्य मानकर जो प्रॉब्लम हमने खड़े किए, वही प्रॉब्लम हम ये वेकिंग वाले जागृत विश्व को सत्य मानते हुए हमारे लिए खड़े करते हैं। क्योंकि मिथ्या को यदि हम सत्य मान के चलेंगे तो प्रॉब्लम इसलिए होगा, तकलीफ इसलिए होगी कि मिथ्या जो है वह अनस्टेबल है, शाश्वत नहीं है। मात्र सत्य जो है वही शाश्वत है, दैट ओनली स्टेबल। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिथ्या को सत्य मानकर चलते हैं तो बिकॉज मिथ्या इज अनस्टेबल, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन इट। हमारे एक अच्छा एक उदाहरण दिया गया है इसके बारे में। इट इज लाइक ए कार्डबोर्ड चेयर, पुट्ठे की बनाई हुई कुर्सी। पुट्ठे की आप कुर्सी बनाओ, बराबर, और क्योंकि वो आपने पुट्ठे की बनाई है तो उसको आप बहुत अच्छा पेंटिंग भी कर सकते हो, उसके ऊपर डिजाइन भी कर सकते हो, अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, कोई भी शेप उसको दे सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो। सब कुछ बराबर है, दिखता है अच्छा, एवरीथिंग लुक्स नाइस, ब्यूटीफुल, कलरफुल वगैरह वगैरह, लेकिन आप उसके ऊपर बैठ नहीं सकते बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो ये कार्डबोर्ड की कुर्सी जैसे मिथ्या है, वैसा ही ये जगत मिथ्या है। यानी अच्छा दिखता है, वेरी नाइसली पेंटेड, ब्यूटीफुल, जैसा आपको देखना है वैसा आप उसके ऊपर का रंग रोगन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जैसे आप बैठ नहीं सकते वैसे उसका आधार ले नहीं सकते आप। और जब भी हम इस मिथ्या को सत्य मानते हैं और इस मिथ्या को सत्य मानते हुए इसका यदि हम सपोर्ट लेने की कोशिश करें, या तो इससे हम अपने आप को सिक्योर बनाने की कोशिश करें, सॉरी सॉरी, इसको हम उसमें हम सलामती ढूंढे। दिमाग थोड़ा ढीला चल रहा है इसलिए सिक्योरिटी का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा था। सलामती, तो इसका हम आधार लेने की कोशिश करें, या तो उसमें हम सलामती को ढूंढने का प्रयास करें। इस अनस्टेबल मिथ्या के ऊपर यदि हम आधार रखें तो
बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और क्या है वो? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। बराबर। नेम, फेम, पावर, पोजीशन, संबंध, ये सब जो हैं वह आने जाने वाले हैं। सी, दिस द मेन क्राइटेरियन। दे आर सब्जेक्टेड टू अराइवल एंड डिपार्चर। ये सब आने जाने वाले हैं। देख लीजिए आप। संतति, संपत्ति और कीर्ति। बराबर। ये तीनों, दे आर सब्जेक्टेड टू अराइवल एंड डिपार्चर। संतति यानी रिलेशनशिप, संपत्ति यानी धन दौलत, और कीर्ति यानी फेम। ये तीनों आने जाने वाले हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस। इसमें कोई अपवाद नहीं है। बराबर। लेकिन वही हमारे लिए कार्डबोर्ड की कुर्सी है, पुट्ठे की कुर्सी है। उसके ऊपर हम बैठकर हम उसमें से सपोर्ट, सलामती, आधार ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मेरी इतनी इतनी बड़ी कीर्ति है। ढकोसला है। यू नेवर नो क्या होगा। लेकिन ये मिथ्या जो है वह हमेशा टिकता नहीं है। और इस बात को हम जितनी अच्छी तरह से समझ के चलें उतना हमारा फायदा है। संतति, संपत्ति और कीर्ति। संतति के लिए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है विजय पथ सिंघानिया का, रेमंड मिंड वाला का। बराबर। उनके बेटे ने उनका क्या हाल कर दिया हम सबको मालूम है। आई डोंट नॉट गेट द डिटेल्स ऑफ इट, बट ही लिटरली केम। रास्ते पर आ गए वो आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा साम्राज्य जिसने बनाया था। तो संतति भी गई, संपत्ति भी गई और कीर्ति भी गई, क्योंकि वो आदमी रास्ते पर आ गया। फिर उसको कोई पूछने वाले भी नहीं। जो जो लोग उसको सलाम करते थे, क्या क्या हाल हो गया। तो देर आर विजिबल एग्जाम्पल्स, हमारे सामने ये सारे दृष्टांत हैं कि भाई ये आने जाने वाले हैं, हमेशा टिकते नहीं हैं। तो उसका आधार लेना या तो उसमें सलामती ढूंढना, यह बेकार है। तो मेरी इस गलतफहमी से, इग्नोरेंस, कि मैं सत्य हूं और जगत मिथ्या है, यानी मैं सत्य हूं इस बात की हमें जानकारी नहीं है, और जगत मिथ्या है, वो मिथ्या जगत को हम सत्य मानते हुए चलते हैं, यानी कि वो कार्डबोर्ड की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं, तभी प्रॉब्लम आते हैं। और ये मात्र मंडूक्य उपनिषद में सुनने के लिए नहीं है। એટલે ઊભા થઈને ખંખેરવાનું નથી, ખંખેરીને ઊભા થઈ જવાનું નથી। यानी जब क्लास खत्म हो जाए तभी ठीक है, अच्छा हुआ, जय श्री कृष्ण, मजा आया। ये बात मजा करने की नहीं है, ये बात मनन करने की है। याद रखिए। डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन दीज थ्री पैरामीटर, संतति, संपत्ति, कीर्ति। इसका आधार लेने की कोशिश मत करो।
उसमें सलामती ढूंढने की कोशिश मत करो। और यह बात यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारा मुक्ति का रास्ता यानी मोक्ष का रास्ता जो है वो काफी आसान हो जाएगा। क्या होगा से इससे ऑटोमेट ये बात जैसी मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी वैसे वैसे। चलिए अगेन आई एम कमिंग बैक टू सेम थिंग, तत्वबोध। ये विवेक जैसे जागृत हो गया कि जगत मिथ्या है, बराबर है, यानी इसका मुझे आधार नहीं लेना है, इसमें मुझे सलामती नहीं ढूंढनी है। ये विवेक जितना जागरूक होता गया, दृढ़ीभूत होता गया, वैसे वैराग्य अपने आप आता जाए, वैराग्य अपने आप आएगा। सो विवेक और वैराग्य दे फॉलो वन आफ्टर द अदर। जैसे विवेक जागरूक हुआ वैराग्य अपने आप आएगा। क्या? और जैसे ही वैराग्य आएगा तो राग द्वेष मिटने लगेंगे, राग द्वेष मिटने लगेंगे तो समाधि षटक संपत्ति जो है वह भी धीरे धीरे अपने आप आएंगी। उसके ऊपर जरा सोचना, मनन करना। तो विवेक आया, वैराग्य आया, समाधि षटक संपत्ति आया, तो फिर क्या बचा? क्या? मोक्ष, मृत, बराबर। सिंपल, एकदम आसानी, वेरी स्ट्रेट रोड, हाईवे है, फॉलो दिस। ये विवेक को यदि हम जागरूक करें कि संतति संपत्ति कीर्ति जो आने जाने वाले हैं, टेम्पररी हैं, हमेश के लिए नहीं है, इसके ऊपर हमें हमें आधार नहीं लेना है, इसमें हमें सलामती नहीं ढूंढनी है। इट इज लाइक ए कार्डबोर्ड चेयर, उसके ऊपर बैठने की कोशिश मत करो, डेफिनेटली गिरोगे बैठोगे तो। यह बात यदि मन में आ गई तो विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता, मोक्ष, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे दे विल फॉलो। तो ये जो बात है, आज की जो बात हम कर रहे हैं, ये मजे के लिए नहीं है, मनन के लिए है। हाँ, बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। हाँ, आज तो बहुत हारू कीधु तुम्हें, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मजा आया, मजा आया। मजा नहीं करना है इसको, इसके ऊपर मनन करना है। और जितना मनन करते रहेंगे, जितनी बात मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, वैसे वैसे इस संसार के ऊपर हमारी निर्भरता कम होती जाएगी। तो क्या करें? हमारी वृद्धावस्था या तो रिटायर्ड लाइफ में थोड़ी सेफ्टी रेस ले, जो सब पैसा वैसा बचत करके रखा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखा है, सब हम दान कर दे अभी से? ऐसा नहीं है भैया। वो जो प्लानिंग आपने किया है वो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें सोचनी ये है कि हम अपने हिसाब से प्लानिंग जरूर करें, लेकिन लेट अस नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट फॉर एवर। लेट अस वॉक बैक ऑन द टाइम स्केल। चले 10 साल पहले की बात करें। उस जमाने में जब भी लोग रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट के जो भी पैसे थे वह बैंक की फिक्स डिपॉजिट में रखते थे, बराबर। और सोचते थे कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट इज द सेफेस्ट प्लेस, एकदम सेफ है, 10% 12% इंटरेस्ट मिलता है और अपना गुजारा हो जाएगा। और जैसे ही जमाने ने करवट बदली, नया जमाना आया और बैंक के इंटरेस्ट 12% में से 6% हो गया, क्या हुआ? 10 साल पहले ये सोच के बैठे थे कि बैंक में रख दिया, पैसा सलामत है, और सब कैलकुलेशन करके रखा है, इतना पैसा मिलेगा, ये बराबर, ये बराबर, बराबर, सब कैलकुलेशन।
गया, अनस्टेबल है। ये सब एग्जांपल्स सामने दिखते हैं हमें। मैं अपनी ही बात करूं, जिस एडवेंचर की मैं बार बार बात करता हूं ना, वो प्रोजेक्ट जब भी हमने कंसीव किया था, सोचा था कि भाई अब ये करेंगे, वे हम एक बेसिक ड्रग बनाने वाले का प्रोजेक्ट था, फिनाइल ब्यूटाजोन करके। जब भी हमने वो प्रोजेक्ट कंसीव किया, तभी वो प्रोडक्ट बाजार में शॉर्ट सप्लाई में थी। इट वॉज सेलिंग एट सम 230 रुपीज ए किलो। और कंडीशन ऐसी थी कि जिसको भी चाहिए वो पहले डिमांड ड्राफ्ट देगा, ऑर्डर बुक करेगा, और फिर बाद में 15 दिन के बाद डिलीवरी मिलेगी। ये सिचुएशन जब भी थी, उस सिचुएशन में हमने वो प्लांट का प्रोजेक्ट कंसीव किया था, और हमने सोचा कि इसमें अच्छे पैसे बनाएंगे, इसलिए सोना ना नड़िया था जैसे, बराबर। और बाय द टाइम हमने फैक्ट्री बनाई और प्लांट वगैरह इंस्टॉल करके ट्रायल प्रोडक्शन वगैरह के प्रोडक्शन में आए, गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी चेंज हो गई और फिनाइल ब्यूटाजोन की डिमांड खत्म हो गई। तो 230 रुपया किलो वाली प्रोडक्ट जो हॉट केक थी, एडवांस पेमेंट में ब्लैक में बिकती थी, वही प्रोडक्ट 130 रुपये किलो में बेचने को भी हमें लाले पड़ रहे थे। ये हालत आ गई। अभी हमने तो सब सेफ्टी कैलकुलेशन किया था, एवरीथिंग वाज डन था, तभी हकीकत थी, पॉलिसी चेंज हो गई, पूरा पिक्चर बदल गया। तो मेरे ऊपर तो कांजी की कृपा है कि बचपन में ही ये सिखा दिया उन्होंने कि दिस इज अनस्टेबल, ये कार्डबोर्ड की कुर्सी है, इसके ऊपर मत बैठना। इसलिए जो जो दृढ़ता के साथ जो आपके सामने बात रखी जा रही है, उसके पीछे ये सब जीवन में प्राप्त किए अनुभव की भी कुछ पूंजी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यस, दिस इज नॉट ए बुकिश नॉलेज। ये किताबों में लिखा हुआ या तो गौड़पाद जी की कारिकाओं में लिखी हुई बात नहीं है। दिस इज नॉट ए बुकिश नॉलेज, एक किताब की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो याद रख के चलिए, संतति संपत्ति कीर्ति टिकने वाले नहीं हैं, अनस्टेबल हैं, आने जाने वाले हैं। और इसका आधार लेकर यदि हम हमारे जीवन जीना चाहें तो दुख आने ही वाला है, आवश्यक है। हरि जी, इंट्यूशन कम्स फ्रॉम डे ड्रीमिंग, आई अंडरस्टैंड। वही वही तो बात हमारे गोल सेटिंग वाले करते हैं। लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट डे ड्रीमिंग। वो पूरा सब्जेक्ट हम गोल सेटिंग वाले को डेडिकेट करके चलते हैं। डे ड्रीमिंग से इंट्यूशन आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ ड्रीम। वो भी टेम्पररी है, आने जाने वाला है, शाश्वत नहीं है। सो इस बात को समझ के चले, ये तीन चीज, संतति संपत्ति कीर्ति, दे आर अनस्टेबल, दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, शाश्वत नहीं है, आने जाने वाले हैं। और इस सत्य को जब भी हम नहीं जानते हैं, तभी बखेड़ा
होता है। और अब ये बात हमारी जो फ्लाइट है उसको सीधा 35,000 फुट के ऊपर ले जाते हैं, बादलों के ऊपर। यानी वी आर नाउ टचिंग द अध्यात्म के आकाश में भी उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि मैटर इज रियल, वस्तु जो है वही सत्य है, बराबर। फिर वही विज्ञान कहता है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बराबर। एक जमाने में विज्ञान क्या कहता था? मैटर इज रियल, इट इज अ रियलिटी। यानी इस जगत का जो भी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वह मैटर है, वस्तु है, उसके ऊपर सारी दुनिया बनी हुई है। उसी विज्ञान ने धीरे 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 इस बात को मानना स्वीकार किया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन आया, E इज इक्वल टू mc², बराबर। सो मैटर इज रियलिटी, ये वाली जो बात सदियों तक चली, इट वॉज प्रूवन रॉन्ग, या तो अनस्टेबल, यानी ये बात अनस्टेबल निकली। सांख्य ने कहा, सांख्य शास्त्री कहते हैं कि प्रकृति जो है वह सत्य है। न्याय और वैशेष मान्यता वाले कहते हैं कि परमाणु सत्य है। हम इसमें अभी नहीं जाना चाहते हैं। कई धर्म ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे अपने अपने भगवान अलग अलग लोक में विराजमान हैं, वह सत्य है। जैसे क्रिश्चियनिटी मानती है कि गॉड इज सिटिंग इन सेवंथ हेवन, इस्लाम भी मानता है कि खुदा आसमान में बैठा हुआ है, बराबर। मुझे हैरानी, अभी परसों ये मेरे सामने बात आई और मैं थोड़ा हैरान हो गया। जैन धर्म जो है वह निरीश्वरवादी धर्म है। वो ईश्वर में मानते नहीं, दे डोंट बिलीव इन गॉड। ईश्वर को हम मानते हैं, मूर्ति पूजा हम करते हैं, वो लोग नहीं मानते। वो बोलते हैं आत्मा सत्य है। और इस जैन धर्म में उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी एक बहुत वेरी पॉपुलर प्रार्थना है जो मैं आपको बताता हूं। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. હવે આ ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી પોપ્યુલર ભજન sung by જૈન શ્રાવક્સ. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું ત્યાં મને સ્થાન આપી દે. હું જીવું છું એ જગતમાં જ્યાં નથી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ બોજ અને બંધન. आखिरी अवतारનું મંડાણ બાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. यानी इसमें कल्पना भगवान की करते हैं, वो भगवान किसी लोक में विराजमान है ऐसी कल्पना करते हैं, और उस लोक में मुझे स्थान चाहिए उसकी याचना करते हैं। और द बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज भगवान है ही नहीं, निरीश्वरवादी धर्म है। यानी
हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स को भी कितनी हद तक नजरअंदाज करके जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं अपने लिए पैदा करते हैं। और ये सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो इसलिए हैं कि जो मिथ्या है उसको सत्य मानने की हम गलतफहमी करते हैं। और ऐसी गलतफहमियां कितनी हैं? गौड़पाद जी ने उसका बहुत सरल और सुंदर आंसर दिया है। गौड़पाद जी कहते हैं कि सत्य एक ही है और ये गलतफहमियां बहुत सारी हैं। आपको जितना चाहिए उसका लिस्ट बनाते जाओ, डर में नहीं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो वो बात सॉरी अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सत्य एक ही है और बाकी सब दिखता है वह मिथ्या है। चलिए, तो आज हम यहीं रुकेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय खोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इन्हीं कारिकाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।